दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्रम में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अध्याय राज्य की अवधारणा। इसमें आप पढ़ेंगे राज्य क्या है, इसकी प्रमुख परिभाषाएं कौन सी हैं, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, इसके अलावा राज्य और सरकार में अंतर, राज्य और समाज में कौन कौन से अंतर हैं और राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ है, यानी किन चरणों से राज्य का विकास हुआ है। और अंत में आप पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट की अवधारणा और विशेषताएं। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राज्य की अवधारणा। दोस्तों, लास्की कहते हैं कि राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासक और शासितों में बटा होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। ये परिभाषा हेराल्ड जोसेफ लास्की के द्वारा दी गई है। लास्की कहते हैं कि राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासक और शासितों में बटा होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। राज्य क्या है, ये राजनीति शास्त्र का एक जटिल प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप उत्तर भी लिखेंगे तो आप बताएंगे कि राज्य क्या है, इसकी परिभाषा राजनीति विज्ञान का एक जटिल प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य का सदस्य होता है और राज्य शब्द का प्रयोग प्रतिदिन अनेक बार किया जाता है, किंतु राज्य क्या है ये बहुत कम लोग समझते हैं। विभिन्न राजनीति शास्त्रियों ने राज्य को भिन्न भिन्न रूपों में समझा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है, यानी क्लास स्ट्रक्चर है। कुछ विचारक मानते हैं कि राज्य ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण समाज की होने के साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए है। कुछ लोग इसे शक्ति की व्यवस्था मानते हैं तो कुछ लोग इसे लोक कल्याण की व्यवस्था मानते हैं। लेकिन राज्य शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतर है। राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट है, जो कि लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर का जो है आकलन। देखिए, स्टेटस जो है इसका शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर से होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ बदला और बाद में इसका अर्थ सारे समाज के स्तर से हो गया है। तो राज्य शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के स्टेट का हिंदी रूपांतर है और स्टेट लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना है जिसका अर्थ व्यक्ति का सामाजिक स्तर है। आइए देख लेते हैं विचारकों द्वारा राज्य की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। दोस्तों, भिन्न भिन्न लेखकों ने राज्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। किसी ने राज्य को किसी अर्थ में प्रयुक्त किया है और किसी ने किसी अन्य अर्थ में। राज्य की कुछ प्रचलित परिभाषाएं जैसे अरस्तु के द्वारा दी गई है परिभाषा राज्य की कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है, जिससे हमारा अभिप्राय सुखी और सम्माननीय जीवन से है। तो अरस्तु द्वारा राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। वुड्रो विल्सन के अनुसार पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय जीवन के लिए संगठित जनता को राज्य कहा जाता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। और एक विचारक हैं हाल ने अंतर्राष्ट्रीय विधि या विधान के अनुसार राज्य की स्थिति का अध्ययन करते हुए उसकी परिभाषा की है कि स्वतंत्र राज्य के लक्ष्य ये हैं कि उसका निर्माण करने वाला समाज अस्थायी रूप से राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति के लिए संगठित है, उसका एक निश्चित प्रदेश होता है और ये बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है। इसी प्रकार गार्नर जो कि राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनके द्वारा राज्य की परिभाषा क्या दी गई है ये जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गार्नर कहते हैं राजनीति शास्त्र और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य थोड़े या अधिक संख्या वाले संगठन का नाम है जो कि अस्थायी रूप से पृथ्वी के निश्चित भाग में रहता हो, वह बाहरी नियंत्रण से संपूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और उसकी एक संगठित सरकार हो जिसकी आज्ञा का पालन अधिकतर जनता स्वभाव से करती हो। तो इसमें राज्य की परिभाषा के सारे तत्व गार्नर की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं।
अब आइए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है इस वीडियो का, कि राज्य के तत्व क्या हैं, यानी कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे बनकर राज्य का निर्माण होता है या जिनको शामिल करके कोई जो भूभाग है, जनता है, राज्य कहलाती है। दोस्तों, राज्य की परिभाषा से पता चलता है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला है जनसंख्या, यानी वहाँ पर लोग रहने चाहिए। दूसरा है निश्चित भूमि, यानी एक ऐसी भूमि या एक ऐसी भूमि होनी चाहिए जिसकी एक निश्चित सीमा हो। तीसरा है सरकार और चौथा प्रभुसत्ता या संप्रभुता। ये राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। जनसंख्या के बारे में देखते हैं तो जनसंख्या जो है, राज्य के बनने के लिए जनसंख्या आवश्यक है और बिना जनसंख्या के राज्य नहीं बन सकता है। किसी निर्जन प्रदेश को राज्य नहीं कहा जा सकता। जनसंख्या की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन राज्य में आबादी उसके साधनों के अनुपात में हो तो अच्छा है। दूसरा है निश्चित प्रदेश या भूमि, जिसको टेरिटरी कहा जाता है। तो राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व जो है वो निश्चित भूमि है। जनसंख्या की भांति ये निश्चित रूप से कहना कठिन है कि आदर्श राज्य के लिए कितना क्षेत्रफल जरूरी है। कुछ समय पहले लेखकों का मत था कि आदर्श राज्य में काफ़ी खाद्य सामग्री या संसाधन उपलब्ध करने वाली भूमि होनी चाहिए, जिससे नागरिकों को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। लेकिन आजकल ये धारणा गलत हो गई है। इंग्लैंड में इतनी ही खाद्य सामग्री उत्पन्न होती है जो कि वर्ष भर पूरी न पड़े, लेकिन वहाँ के लोग उद्योग धंधों से इतना धन उत्पन्न कर लेते हैं कि वे खाद्य वस्तुएं दूसरे देशों से आसानी से खरीद सकते हैं। यदि किसी राज्य के पास अधिक भूमि हो तो उसके लिए वो शक्तिदायक सिद्ध होती है। इसके अलावा अमेरिका का क्षेत्रफल 30,26,789 वर्ग मील है। भारत का क्षेत्रफल जो है 12,61,323 वर्ग मील है। कई राज्य ऐसे हैं जिसका क्षेत्रफल बहुत थोड़ा है, इसलिए राज्य के लिए क्षेत्रफल निश्चित नहीं किया जा सकता है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि छोटे राज्यों की अपेक्षा बड़े राज्य अधिक उपयोगी रहते हैं, क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली होते हैं और उनमें विभिन्न जातियों के मिश्रण के कारण उदार भावना बनी रहती है। तो जनसंख्या और निश्चित भूभाग, ये राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व 4 हैं, उसमें जनसंख्या और भूभाग के बारे में हमने पढ़ा। तीसरा आवश्यक तत्व जो है वो है सरकार, यानी गवर्नमेंट। तो सरकार राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार वो एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है और क्रियान्वित होती है। सरकार के द्वारा ही संगठन, समाज में संगठन उत्पन्न होता है और शांति की स्थापना की जा सकती है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा ही राज्य की इच्छा प्रकट होती है और शांति की स्थापना होती है। सरकार के बिना मनुष्यों के समूह अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त रहेंगे, उनमें अशांति बनी रहेगी। सरकार के 3 अंग होते हैं, आप जानते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका देश का शासन चलाती है, कानून लागू करती है। विधानमंडल कानून बनाता है, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। जो व्यक्ति सरकार के नियम और कानूनों का पालन नहीं करते, सरकार उन्हें दंडित करती है। और राज्य में सरकार किस प्रकार की हो उसके कोई निश्चित नियम तो नहीं है। जहां भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली आदि में लोकतंत्र है, वहीं चीन, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड आदि देशों में कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से सत्ता में है। कई देशों में संसदीय सरकार है तो कई देशों में अध्यक्षात्मक सरकार है। इससे ये सिद्ध होता है कि राज्य बनाने के लिए सरकार का कोई निश्चित रूप नहीं है, लेकिन सरकार का होना जरूरी है। राज्य का चौथा आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता या सॉवरेनिटी है। इसको संप्रभुता, प्रभुसत्ता या राजसत्ता भी कहते हैं। प्रभुसत्ता राज्य का प्राण है, इसके बिना राज्य नहीं बन सकता है। प्रभुसत्ता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च शक्ति या इच्छा, और राजसत्ता 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि देश किसी बाहरी शक्ति के अधीन ना हो। जैसे 1947 से पूर्व भारत अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए भारत राज्य नहीं था, वरन ग्रेट ब्रिटेन ही राज्य था जिसका भारत पर स्वामित्व था। आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य अपनी सब संस्थाओं और व्यक्तियों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता हो। किसी भी राज्य को किसी अन्य राज्य के व्यक्तियों और संस्थाओं पर नियंत्रण रखने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो हमने पढ़ लिया राज्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों द्वारा इसकी परिभाषाएं क्या दी गई हैं, और राज्य के
4 आवश्यक तत्व: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, और किस तरह से इनका महत्व है राज्य के निर्माण में। अब आइए देखते हैं राज्य और सरकार में अंतर। कभी कभी राज्य और सरकार जो है, इन दोनों में समानता दिखाई जाती है। भारत राज्य का कहना है या भारत सरकार का कहना है, लेकिन राज्य और सरकार में अंतर है। ये हर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को जानना जरूरी है। कैसे अंतर है, इसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। पहला अंतर है, राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त है। तो राज्य एक अमूर्त धारणा है, जबकि सरकार एक मूर्त ठोस यंत्र है जो व्यक्तियों की निश्चित संख्या के योग से बनता है। सरकार जो है राज्य की एजेंट होती है। सरकार के माध्यम से राज्य अपनी इच्छा को प्रकट करता है। सरकार राज्य के लक्ष्यों को पूरा करती है और अपनी सभी शक्तियां राज्य से, यानी उसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनता से ग्रहण करती है। तो राज्य जो होता है, राज्य मूर्त होता है, अस्थाई होता है, जबकि सरकार जो है अमूर्त होती है और सरकार के माध्यम से ही राज्य अपनी इच्छा प्रकट करता है। तीसरा होता है, सरकार राज्य का अंग है। सरकार राज्य के लिए आवश्यक 4 तत्वों में से एक है, जबकि राज्य अपने आप में एक व्यापक और पूर्ण अवधारणा है। चौथा अंतर है कि राज्य के पास राजसत्ता है, सरकार के पास नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुसत्ता राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के पास प्रभुसत्ता नहीं रहती, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सरकार की सभी शक्तियों का स्रोत मानी जाती है। इसके अलावा जो 5वां महत्वपूर्ण अंतर है, सरकार परिवर्तनशील है जबकि राज्य अस्थायी होता है। राज्य का अस्तित्व अस्थायी होता है और सदैव एक जैसा रहता है। राज्य के लिए आवश्यक 4 तत्वों का जहां संयोग होगा वहां राज्य बन जाएगा, लेकिन सरकारों के अनेक रूप होते हैं। सरकारें परिवर्तनशील होती हैं। सरकारों में परिवर्तन अनेक कारणों से हो सकते हैं, जैसे निर्वाचन से, सैनिक क्रांति से, विद्रोह से, आक्रमण आदि से। लेकिन सरकार में परिवर्तन होने के पश्चात भी राज्य का अस्तित्व बना रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य और समाज में जो हम राज्य और सरकार में जो अंतर समझ रहे हैं, तो उसमें ये है कि सरकार बदल सकती है, लेकिन राज्य अपरिवर्तित और अस्थायी होता है। 6वां अंतर है, राज्य की सदस्यता अनिवार्य, सरकार की अनिवार्य नहीं होती है। कोई व्यक्ति जन्म लेते ही राज्य का नागरिक बन जाता है, राज्य का सदस्य बन जाता है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि सरकार का सदस्य बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति जैसे ही एक निश्चित टेरिटरी वाले राज्य में जन्म लेता है तो वो उसका सदस्य बन जाता है, लेकिन सरकार का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो 7वां प्रमुख अंतर है राज्य और सरकार में, वो ये है कि राज्य के लिए क्षेत्र अनिवार्य है, सरकार के लिए नहीं। कई बार एक प्रदेश की सरकार दूसरे राज्य में भी स्थापित हो जाती है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जब नॉर्वे की जर्मनी से हार हो गई तो नॉर्वे की सरकार इंग्लैंड में आ गई और वहीं से कार्य करने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जब जर्मनी की पराजय हुई तो नॉर्वे का सम्राट अपने देश को लौट गया और नॉर्वे की कानूनी सरकार अपने देश में दोबारा काम करने लगी। जबकि राज्य का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसके बिना राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो सरकार के लिए कोई क्षेत्र अनिवार्य नहीं है, जबकि राज्य के लिए निश्चित भूभाग या क्षेत्र अनिवार्य होता है। अब आइए देखते हैं 8वां प्रमुख अंतर, सरकार का विरोध किया जा सकता है, राज्य का नहीं। तो सरकार की कोई नीति अच्छी या बुरी हो, अनुचित हो, जन विरोधी हो, इनका जो है नागरिक विरोध कर सकते हैं, जबकि राज्य एक अमूर्त संस्था है जिसका कि नागरिक विरोध नहीं कर सकते। तो ये राज्य और सरकार में हमने प्रमुख अंतर देखा। अब आइए देखते हैं राज्य और समाज यानी स्टेट और सोसाइटी में प्रमुख अंतर क्या है। पहला है, राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था है, समाज एक सामाजिक व्यवस्था। बिल्कुल सही। समाज से उन मनुष्यों का ज्ञान होता है जो परस्पर सामाजिक बंधन में रहते हैं, जबकि राज्य समाज का वह यंत्र है जिसके द्वारा समाज में शांति स्थापित होती है। दूसरा अंतर है, समाज के पास प्रभुसत्ता नहीं रहती, राज्य के पास संप्रभुता रहती है और राज्य के कानून भंग करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जा सकता है। समाज में भी कुछ सामाजिक व्यवस्था होती है, लेकिन राज्य के कानून भंग करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जा सकता है। तीसरा अंतर है, समाज राज्य से पहले बना है। तो जब मनुष्यों ने संगठित रूप में रहना शुरू किया तभी से समाज बन गया था, लेकिन राजनीतिक चेतना के विकास राज्य का जन्म हुआ जब मनुष्य ने सभ्यता और संगठित होकर रहना सीखा, तब राज्य का निर्माण हुआ।
चौथा अंतर है राज्य मनुष्य के राजनीतिक पहलू से संबंधित है, समाज नैतिक पहलू से। राज्य का दायरा संकीर्ण है जबकि समाज का दायरा विस्तृत है। पांचवा अंतर है समाज के लिए क्षेत्र आवश्यक नहीं है जबकि राज्य के लिए क्षेत्र आवश्यक है। समाज स्थानीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तो हमने ये राज्य और सरकार में प्रमुख अंतर क्या है और राज्य और समाज में प्रमुख अंतर क्या है, इसके बारे में जान लिया। अब आइए जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, यानी राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ है, किन चरणों में राज्य का विकास हुआ है। दोस्तों, मनुष्य की सामाजिकता और समूह बनाकर रहने की प्रवृत्ति के कारण वे आदि मनुष्य भी जो शिकार द्वारा अपना निर्वाह करते थे, टोली बनाकर या झुंडों में रहते थे, उनमें भी एक प्रकार का संगठन विद्यमान था। मनुष्य ज़्यादा दिनों तक शिकारी और असभ्य दशा में नहीं रहा। धीरे धीरे उन्नति करता हुआ वो सभ्यता की ओर बढ़ने लगा और उसकी ये उन्नति दो प्रकार से हुई, एक कृषक रूप में और दूसरा पशुपालक के रूप में। कृषक और पशुपालक जातियां तो सबसे पहले कुछ प्रदेश ऐसे थे जो खेती के लिए अधिक अनुकूल थे। नदियों की घाटियां और जलाशय के किनारे की जमीनें खेती के लिए अधिक उपयुक्त थीं। वहां अनाज सुगमता के साथ उत्पन्न हो सकता था। खेती का ज्ञान हो जाने पर जो लोग इन प्रदेशों में आए वो स्वाभाविक रूप से जो है खेती की ओर उन्होंने अधिक ध्यान दिया था। खेती के लिए ये आवश्यक था कि वे वहाँ पे अस्थायी रूप से बसें और वहाँ उन्होंने अपने मकान बनाए। एक जगह बहुत से मकान बन जाने पर एक बस्ती या गांव का विकास हुआ। इन बस्तियों में जो लोग बसे थे वे एक दूसरे के संपर्क में आते थे। उनमें सामूहिक भावना पहले भी विद्यमान थी। अब उनके लिए यह और अधिक आवश्यक हो गया कि वे एक दूसरे के प्रति उचित बर्ताव करें, किसी की संपत्ति का अपहरण न करें, किसी को नुकसान न पहुंचाए। जो कोई किसी के प्रति अनुचित व्यवहार करे उसे दंड मिले। इसी कारण इन बस्तियों में एक प्रकार की संस्था का विकास होने लगा जिसको आगे चलकर राज्य का नाम दिया गया। नदियों की घाटियों और जलाशयों के समीपवर्ती स्थान जो थे, उनके अतिरिक्त बहुत से प्रदेश ऐसे भी थे जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं थे। यहाँ या तो रेगिस्तान थे या जंगल थे। इनमें रहने वाले मनुष्य न खेती की ओर आकृष्ट हुए न किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से रहे। शिकारी की दशा में ऊपर उठकर वे पशुपालन शुरू कर चुके थे। अब वे भी पशुपालक दशा में रहे। अपने पशुओं को साथ लेकर वे जंगलों या रेगिस्तानों में घूमते रहते थे। जगह जगह पर अपने डेरे डालकर उनमें निवास करते थे। एक स्थान पर न बसने के कारण सभ्यता के क्षेत्र में वे कृषक लोगों की अपेक्षा पीछे रह गए, लेकिन धीरे धीरे उनके संगठन भी सुदृढ़ और व्यवस्थित होते गए और उनमें भी शासक और शासित का भेद विकसित हो जाने के कारण एक प्रकार की सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। तो राज्य के विकास का जो पहला चरण है वो एक प्रकार से देखा जाए तो वहीं से शुरू हुआ जब मनुष्य ने कबीले या अस्थायी रूप से अपना जीवन शुरू किया था। प्रारंभिक राज्यों का विकास कैसे हुआ, तो खेतों का ज्ञान या खेती का ज्ञान होने के कारण जिन प्रदेशों पर वे अस्थायी रूप से बसकर मनुष्यों ने अपनी बस्तियों का विकास शुरू किया, उनमें सबसे पहले पश्चिम एशिया में यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों की घाटी थी। दूसरा उत्तरी अफ्रीका में नील नदी की घाटी। तीसरा भूमध्य सागर में इंडियन सागर के तटवर्ती प्रदेश और विविध द्वीप जिनमें क्रीट सर्वप्रथम था। और चौथा है चीन में ह्वांगहो और पियांगसो कियांग नदियों की घाटियां। और पांचवा था भारत में सिंधु नदी की घाटी। ये ऐसे स्थान थे जहां पर व्यक्ति ने सबसे पहले अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया। इन विविध प्रदेशों में मनुष्यों की प्रारंभिक बस्तियां बहुत छोटी थीं, लेकिन धीरे धीरे वे विशाल राज्यों के रूप में परिणित होती गईं। इस प्रक्रिया को यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों की घाटी के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस घाटी के सबसे प्राचीन निवासी सुमेरियन लोग थे। वे 4500 ईसा पूर्व के लगभग इस प्रदेश में आबाद हुए। वहां उन्होंने अपनी बहुत सी छोटी छोटी बस्तियां या राज्य कायम किए। शुरू में सुमेरिया के ये छोटे छोटे राज्य पूर्णतया स्वतंत्र थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें संघर्ष का प्रारंभ हुआ। इसमें एरच का राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसने अन्य सब राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और संपूर्ण सुमेरिया एरच की अधीनता में आ गया। जो प्रक्रिया सुमेरिया में शुरू हुई वही मिस्र, जो कि नील नदी की घाटी में, ईगियन क्षेत्र में, चीन और भारत आदि में शुरू हुई थी। प्रारंभिक राज्यों का स्वरूप कैसा था, तो इन प्राचीनतम राज्यों में शासन का क्या स्वरूप था, इस बात का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साहित्यिक साधन या लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इन राज्यों की दशा पर प्रकाश डालने वाले कोई ग्रंथ अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।
पुरातत्व द्वारा जो कुछ ज्ञात हो सका है उसके आधार पर आकलन किया जा सकता है कि किस प्रकार का वहां पर राज्य होगा। इतिहासकारों का मानना है कि इन राज्यों में शासन का रूप दैवीय था। ये लोग देवी देवताओं पर विश्वास करते थे, उनकी पूजा के लिए विशाल मंदिरों का निर्माण करते थे। शासन का कार्य या तो देवता के पुजारी पुरोहित के अधीन था और या तो राजा ही दैवी रूप में स्वीकृत किया जाता था। जो आम जनता थी यानी सर्वसाधारण जनता का शासन में कोई हाथ नहीं होता था और जनता का बड़ा भाग दासों की स्थिति में था। इन बस्तियों पर पड़ोस में रहने वाले पशुपालक लोग प्रायः आक्रमण करते थे और जब कोई जाति इन बस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लेती थी तो वहां के पूर्व निवासी सभ्य लोगों को अपना दास बना लेती थी। सुमेरिया पर 2750 ईसा पूर्व के लगभग सारगन नामक नेता के नेतृत्व में अकेडियन लोगों ने आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अकेडियन लोग पशुपालक थे और सभ्यता की दृष्टि से सुमेरियन लोगों से बहुत पीछे थे। जब वे सुमेरिया को जीतकर यहाँ बस गए तो उन्होंने सुमेरियन सभ्यता को पूरी तरह अपना लिया था। राजनीतिक दृष्टि से सुमेरियन लोग पराधीन हो गए, उन्हें दास बना लिया गया, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से वे विजेता रहे। अकेडियन लोगों के बाद इसी क्षेत्र पर अमारोइट 2100 ईसा पूर्व के लगभग, असीरियन 1200 ईसा पूर्व और केल्डियन 606 ईसा पूर्व के लगभग इन जातियों ने आक्रमण किया और इन विविध जातियों ने बेबीलोनिया के इस प्रदेश में जो भी राज्य कायम किए उनमें थोड़े से विजेता लोग बहुसंख्यक दास लोगों पर स्वेच्छाचारी रूप से या मनमाने ढंग से शासन करते थे। लेकिन इन राज्यों की शासन पद्धति के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं है। जो कुछ भी पुरातत्व संबंधी खोज द्वारा ज्ञात हुआ है वो ये है कि इनका शासन एक शक्तिशाली राजा के अधीन था जो दैवीय शक्ति का आश्रय ले जनता पर शासन करता था। और इस तरह की व्यवस्था आप देखेंगे मिस्र, चीन, ईगियन सागर आदि के सभी राज्यों में ऐसी ही दशा थी और धर्म यानी रिलीजन के तत्व ने इन प्रदेशों की जनता में नियंत्रण और व्यवस्था कायम रखने में बहुत सहायता की थी। तो ये प्रारंभिक राज्यों का स्वरूप था। अब अगर जो राज्य की बात करें स्पष्ट रूप से तो ये यूनानी या ग्रीक नगर राज्य जिसको सिटी स्टेट कहा जाता है, ये राज्य के विकास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण थे। संसार की प्राचीनतम सभ्यता को आर्य जाति ने नष्ट किया। इन आर्यों ने ग्रीस में अनेक छोटे छोटे राज्य कायम किए। ग्रीक यानी यूनान में बहुत सी पहाड़ियां हैं जिनके कारण यह देश बहुत सी घाटियों में विभक्त है। आर्यों की ग्रीस शाखा के विविध जन इन विविध घाटियों में बस गए और उनके राज्य एक दूसरे से पृथक रहे। इन ग्रीक राज्यों की संख्या सैकड़ों में थी। उनमें प्रमुख राज्यों में एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, थेबस, सेमस और मिलेटस थे। अधिकांश ग्रीस राज्यों की आबादी 50,000 के लगभग थी। उनमें कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसकी आबादी कभी 3 लाख से अधिक रही हो। इस आबादी में भी दासों की संख्या अधिक होती थी और स्वतंत्र ग्रीस नागरिक संख्या में दासों की अपेक्षा बहुत कम थे। दोस्तों, प्राचीन ग्रीक में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए जिन्होंने राजनीति शास्त्र संबंधी बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इनमें प्लेटो और अरस्तु के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत के विचारकों में जो स्थान आचार्य चाणक्य का है वही पाश्चात्य विचारकों में अरस्तु का है और अरस्तु ने अपने समय के विविध राज्यों की शासन पद्धतियों का संग्रह कर उनके तुलनात्मक अध्ययन का प्रयत्न किया और साथ ही राज्य संस्था के स्वरूप का भी निरूपण किया। ग्रीक नगर राज्यों की स्वतंत्रता और पृथक सत्ता देर तक नहीं रह सकी थी। ग्रीक जो राज्य थे इनकी सत्ता देर तक कायम नहीं रह सकी थी। स्पार्टा, एथेंस और कोरिंथ जैसे शक्तिशाली राज्यों ने धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार अपने अपने संघों या लीग का निर्माण किया। कुछ समय बाद मेसिडोन के राजा फिलिप ने सब ग्रीस राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और सिकंदर ने फिलिप के साम्राज्य विस्तार संबंधी कार्य को जारी रखा और भूमध्य सागर से ब्यास नदी तक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया था। इसके अलावा राज्य के विकास में रोम का सार्वभौम साम्राज्य या यूनिवर्सल एम्पायर आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप की आर्य जातियों ने जो बहुत से छोटे छोटे राज्य स्थापित किए थे शीघ्र ही एक साम्राज्य के अधीन हो गए। इस साम्राज्य का निर्माण रोम द्वारा किया गया था। ग्रीस नगर राज्यों की स्वतंत्रता का मैसिडोन के राजा फिलिप ने अंत किया, पर फिलिप और सिकंदर द्वारा स्थापित मैसिडोनियन साम्राज्य भी देर तक स्थिर नहीं रहा। ग्रीस के पश्चिम में इटली में एक नगर राज्य था जिसका नाम रोम था। ये इटली के मध्य में टाइबर नदी के तट पर स्थित था। इसकी स्थापना 723 ईसा पूर्व में हुई थी।
शुरू में ये उसी प्रकार एक नगर राज्य था जैसे ग्रीस में स्पार्टा और एथेंस और भारत में विदेह या शाक्य आदि थे, पर धीरे धीरे रोम ने न केवल संपूर्ण इटालियन नगर राज्यों को जीतकर अपने अधीन किया, बल्कि ग्रीक, ईगियन सागर के विविध द्वीप, मिस्र, एशिया माइनर, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन आदि सुदूरवर्ती प्रदेशों के विविध राज्यों को भी जीतकर एक विशाल सार्वभौम साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद सामंत पद्धति या फ्यूडल सिस्टम आता है। तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य पर जर्मन जातियों के जो आक्रमण हुए वे कई सदियों तक जारी रहे। इन आक्रमणों के कारण रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। विविध जर्मन जातियों के सरदारों ने रोमन साम्राज्य के भग्नावशेष पर अपने बहुत छोटे छोटे राज्य कायम किए। इन राज्यों की संख्या सैकड़ों में थी। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश जर्मन आक्रमणों से बच गए थे उन पर पुराने रोमन युग के जागीरदार या राज कर्मचारी स्वतंत्रता के साथ शासन करने लगे। कोई कोई प्रदेश ईसाई महंतों के हाथ में थे और कहीं कहीं बड़े व्यापारिक नगरों में व्यापारियों के समूह, कारपोरेशन या निगम स्वतंत्रता के साथ राज्य करते थे। इसका मतलब ये है कि ये काल राजनीतिक दृष्टि से सर्वथा अराजकता से पूर्ण था। जिसके पास शक्ति थी वो अपनी सत्ता कायम किए हुए था। आम जनता को जान माल की उस समय तक सुरक्षित नहीं था जब तक वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के संरक्षण में अपने को न ले आए। ऐसी परिस्थिति में सामंत या फ्यूडल पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ। अव्यवस्था और अराजकता के इस युग में सामंत पद्धति द्वारा धीरे धीरे व्यवस्था का विकास हुआ। जिन प्रदेशों पर कोई विजेता सरदार अपना अधिकार स्थापित करता था वहां वह जीते हुए प्रदेश को अपने साथियों में बांट देता था। यदि उस विजेता सरदार को हम राजा कहें तो उसके इन साथियों को हमें सामंत कहना चाहिए। ये सामंत यद्यपि अपनी जागीर राजा से प्राप्त करते थे पर अपने प्रदेश के पूरे स्वामी होते थे। राजा के साथ उनका ये संबंध था कि जब राजा को आवश्यकता हो वो अपने सैनिकों के साथ उसकी सहायता करें। और मध्यकालीन यूरोप में इस सामंत पद्धति के कारण राजनीतिक एकता और व्यवस्था का सर्वथा अभाव रहा। क्योंकि सामंत पद्धति में राज्य संस्था का स्वरूप पुराने नगर राज्यों और सार्वभौम साम्राज्यों की राज्य संस्था से बहुत अलग था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो जनता थी, जनता की निष्ठा या भक्ति अपने प्रदेश या निवास स्थान या अभिजन के प्रति न होकर अपने सामंत राजा के प्रति होती थी। जनता की दृष्टि में उसका शासक सम्राट नहीं होता था, वो उस सामंत को ही अपना शासक समझती थी जिसकी जागीर में वो निवास करती थी। साथ ही राज्य की एक आवश्यक विशेषता जो प्रभुत्व शक्ति संपन्नता या सावर्निटी मानी जाती थी उसका सामंत पद्धति के राज्यों में अभाव था। प्रभुत्व शक्ति सामंतों के पास नहीं थी क्योंकि वे स्वयं किसी अन्य महाराज के अधीन थे, न ही प्रभुत्व शक्ति सम्राट के हाथों में थी क्योंकि वह अपने आदेशों का पालन कराने के लिए सामंतों पर निर्भर होता था। इस कारण राजनीति विज्ञान के अनेक विद्वानों की दृष्टि में मध्यकाल अराजकता का काल था और उस समय में राज्य संस्था की सत्ता ही नहीं थी। तो इस तरह से धीरे धीरे क्रमिक रूप से राज्य का विकास हुआ है और उसको हमने बड़े ही विस्तार में जो है इन चरणों के माध्यम से पढ़ा। राज्य का जो विकास हुआ है उसकी अंतिम परिणति वर्तमान में राष्ट्रीय राज्य या नेशन स्टेट के रूप में हुई है। देखिए, सामंत पद्धति का पतन और शक्तिशाली केंद्रीय राजाओं के विकास के कारण फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन जैसे राज्यों को उन्नति का बहुत उत्तम अवसर हाथ लगा। आंतरिक व्यवस्था और शांति किसी भी देश की उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सामंत पद्धति के कारण पहले इन देशों में व्यवस्था का सर्वथा अभाव था। शक्तिशाली केंद्रीय शासन स्थापित हो जाने से ये देश उन्नति की दौड़ में बहुत आगे निकल गए। इस स्थिति का महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि फ्रांस, इंग्लैंड आदि जिन देशों में शक्तिशाली केंद्रीय शासन स्थापित हुए उनमें एक प्रकार की एकता की भावना भी उत्पन्न होने लगी। फ्रेंच राजा द्वारा शासित अब प्रदेश एक थे और अपने राजा के राज्य को एक देश समझते थे और इस दशा का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे फ्रांस एक राष्ट्र बनने लगा। उसके निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना आने लगी और ये प्रक्रिया इंग्लैंड, स्पेन, रूस आदि देशों में भी हुई और इतिहास के रंगमंच पर अब नए प्रकार के राज्य प्रकट होने लगे जिन्हें राष्ट्रीय राज्य या नेशन स्टेट या राष्ट्र कहते हैं। ये राष्ट्र न केवल मध्यकालीन सामंत राज्यों से अलग थे बल्कि प्राचीन नगर राज्यों और सार्वभौम राज्यों से भी अलग थे। इनके संगठन में ये विचार कार्य कर रहा था कि भाषा, धर्म, रीति रिवाज, ऐतिहासिक परंपरा और संस्कृति आदि की एकता के कारण जिस देश के निवासी परस्पर एकानुभूत या एक निष्ठता रखते हैं उनका अपना एक पृथक राज्य होना चाहिए। यही राष्ट्रीयता का सिद्धांत कहलाता है। सामंत पद्धति के ह्रास के बाद जो शक्तिशाली राज्य यूरोप में कायम हुए उनका स्वरूप एक राष्ट्र का था
इन राज्यों का आधार कोई एक जन नहीं था, न ही इनमें एकता को उत्पन्न करने वाला तत्व केवल शासक के प्रति निष्ठा थी, बल्कि राष्ट्रीय एकता की अनुभूति के कारण ये राज्य बहुत संगठित और सुव्यवस्थित थे। राज्य का भावी विकास किस प्रकार का है? तो विकास की जिस प्रक्रिया द्वारा प्राचीन काल के छोटे छोटे दैव सत्तात्मक राज्य वर्तमान युग के राष्ट्रीय राज्यों के रूप में परिणित हुए हैं, उसका अभी अंत नहीं हुआ है। राज्य संस्था के क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया अभी भी जारी है और राज्य का ये विकास 2 दिशाओं में हो रहा है। किस रूप में? तो आप समझिए 2 दिशाओं में, एक राज्य और राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में और दूसरा राज्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में। 18वीं शताब्दी में लोकतंत्रवाद की जो लहर शुरू हुई उसका स्वरूप अब निरंतर परिवर्तित हो रहा है। केवल राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानता को अब पर्याप्त नहीं समझा जाता है। अब ये आवश्यकता भी अनुभव की जाती है कि आर्थिक क्षेत्र में भी मनुष्य पूर्णतया स्वतंत्र और एक दूसरे के समान स्थिति रखने वाले हों। इसी कारण समाजवाद के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। समाजवाद के सिद्धांत को किसी न किसी रूप में संसार के बहुसंख्यक राज्यों ने अपनाया है और समाजवाद की व्यवस्था का अनुसरण कर राज्य संस्था का जो स्वरूप अब विकसित हो रहा है वो 19वीं सदी के लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्यों से बहुत अलग है। और आप जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों में मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उन्नति की है। संसार के दुनिया भर के राज्य एक दूसरे के करीब आए हैं। उनके लिए एक दूसरे से अलग रह सकना अब संभव नहीं रहा है। साथ ही नए नए प्रलयकारी अस्त्रों के आविष्कार हो जाने के कारण अब सब राज्यों के लिए ये भी संभव नहीं कि वे आत्मरक्षा के लिए केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रह सकें। जिन अर्थों में आधुनिक युग के विविध राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने जाते हैं, वे भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे, ये संदेहास्पद है। जिस प्रकार मध्यकाल में निर्बल सामंत राजा अपनी रक्षा के लिए अपने को किसी प्रबल पड़ोसी के राज्य के अधीन कर देते थे, वैसे ही यदि निर्बल राज्य आत्मरक्षा के लिए अपने को अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे शक्तिशाली राज्यों का अनुगामी बना दें तो ये अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि राज्य के विकास का अभी भी दौर चल रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में राज्यों के लिए आवश्यक हो गया है कि वे अपनी पूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोपरिता के विचार का परित्याग कर अंतर्राष्ट्रीय और अन्योन्याश्रिता के विचार को स्वीकृत करें। इस आवश्यकता से विवश होकर विविध राज्य अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हो रहे हैं। तो आप जानते हैं विविध प्रकार के जो क्षेत्रीय संगठन हैं, विविध प्रकार के सार्वभौमिक और वैश्विक स्तर के संगठन हैं, उनमें भी राज्य अपनी सहभागिता और भागीदारी दे रहे हैं और ये एक प्रकार से राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जो है विस्तार ही हो रहा है, एक सीमा में बंधने जैसा नहीं है। राज्य के विकास क्रम की जो विशेषताएं हैं, ये प्रोफेसर गैटल ने 5 विशेषताएं इनकी बताई हैं। पहला है, राज्य का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। राज्य का प्रारंभिक संगठन बहुत सरल था। मानव जीवन के विकास के साथ राज्य के कार्य बढ़ते गए और राज्य का संगठन जटिल होता गया। दूसरा है, प्रारंभ में राज्यों की जनसंख्या कम थी, क्षेत्र छोटा था। समय के साथ राज्यों की जनसंख्या और क्षेत्र बढ़ने लगा। तीसरा जो विकास का क्रम है, राज्य के विकास के साथ साथ नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। राजनीतिक चेतना के विकास का परिणाम ये हुआ कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और संघात्मक राज्य जैसी व्यवस्थाओं का विकास हुआ है। चौथा चरण है, राज्य के विकास के प्रारंभिक स्तरों पर राज्य और धर्म एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन वर्तमान में धर्म और राज्य एक दूसरे से पृथक हो गए हैं और आज धर्मनिरपेक्ष राज्य के विचार को प्राथमिकता या मान्यता दी गई है। पांचवा है, राज्य के विकास के प्रारंभिक स्तरों पर सामान्यतया निरंकुश शासन व्यवस्थाएं थीं, जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थान नहीं प्राप्त था। धीरे धीरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बढ़ता गया है। आप जानते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व समझा जाने लगा है और राज्य की संप्रभुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य समन्वय का मार्ग अपनाया जाने लगा है। तो इस प्रकार प्रोफेसर गैटल ने 5 स्तरों पर राज्य के विकास को जो है स्पष्ट करने का या सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण अध्याय राज्य की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ स्टेट। राज्य का राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है।
ये प्रोफेसर गार्नर का कथन है। और राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण बिंदु राज्य है। इसी क्रम में हमने राज्य क्या है, इसकी प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं और राज्य के तत्व क्या हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल की। और ये वीडियो आपकी तैयारी और सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।